स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आप लोगों का फिर से अपने चैनल द लर्निंग अड्डा में स्वागत करता हूं। हम लगातार क्लास पढ़ा रहे थे भारतीय संविधान की और वो क्लास बहुत अच्छी चल रही थी और आप लोगों का बड़ा प्यार हमें इसमें मिल रहा है। तो मैं जो है क्या कहते हैं, आज जो क्लास लेकर आया हूँ वो अगली क्लास लेकर आया हूँ, वो है फंडामेंटल राइट्स, जिनको कहते हैं मूल अधिकार। आप लोगों इस चैनल को फिर दोबारा मैं बोल देता हूँ, ये चैनल हमारा द लर्निंग अड्डा, और ये लर्निंग अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दीजिए, जिससे जो है क्या कहते हैं ये बात अच्छे लोगों तक पहुंच सके, अच्छा कंटेंट मिलेगा और अच्छे से बात करेंगे। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए मूल अधिकार को, इसको बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन आज जो समझाना है वो इसलिए समझाना है क्या है मूल अधिकार। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मूल अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, लोग इसको समझ नहीं पाते। मानव अधिकार और मूल अधिकारों में क्या अंतर है ये भी बताएंगे साथ में। क्या मूल अधिकार हमें आज ही मिले हैं, ये इससे पहले मिले थे, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से। तो हम जो टॉपिक था वो हमारा है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। असल में मूल अधिकारों का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, ठीक है। हालांकि हमने भारत में अमेरिका के संविधान से लिए हैं। 1215 में, सन 1215 में राजा जॉन पॉल थे। 1215 में राजा जॉन पॉल, ठीक है। एक सेकंड, पेन को सही कर लेते हैं। ठीक है, 1215 में, ठीक है, आप ठीक है। 1215 में राजा जॉन पॉल, यहां से शुरुआत होती है। इन्होंने इंग्लैंड के थे, ये कहां के थे साहब, इंग्लैंड के, इंग्लैंड के। इन्होंने इंग्लैंड की जनता को, याद रखना किसको, जनता को लोकतंत्र संबंधी अधिकार दिए थे। मतलब कुल मिलाकर इंग्लैंड में सबसे पहले डेमोक्रेसी आई थी, लोकतंत्र आई थी, लोकतंत्र संबंधी अधिकार दिए थे। और ये लोकतंत्र संबंधी अधिकार जो मिले थे वो इंग्लैंड की राजा को, राजा जॉन पॉल ने दिए थे इंग्लैंड की जनता को। यहीं पर फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी, मूल अधिकारों की बात हुई थी, ठीक है। तो शुरुआत तो यहां से मानी जाती है। क्या खाली इतनी बात है? इतनी बात नहीं है, बहुत सारी, बहुत लंबी बात है और बहुत सारी चर्चाएं होती रही हैं मूल अधिकारों पर। और आज हम उन चर्चाओं में ही कुछ चर्चाएं और करेंगे और कुछ नई जानकारियों को और साझा करेंगे। उदाहरण के तौर पर, चलो पहले देख लेते हैं ये मूल अधिकार के बारे में, दो चार बातें हम देख लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद पूरा डिस्कस करेंगे। ये है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक क्यों कहते हैं, क्या है फंडामेंटल है? हर व्यक्ति का, इवन मेरा भी, कुछ ना कुछ मौलिकता होती है जो हमारी नेचुरल होती है। नेचुरल क्या होती है? प्रकृति। मतलब जो चीजें हमें प्रकृति से मिलती हैं वो मौलिक होती हैं, इसका मतलब हमारी चीजें नेचुरल होती हैं। और नेचुरल जो चीजें होती हैं उनको हम मौलिक कहते हैं, और वहीं से हमें अधिकार मिले हैं, तो इसका मतलब प्रकृति द्वारा दिए गए अधिकार मौलिक अधिकार है। पहली बात, नेचर से जो हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब नेचर से अधिकार कौन से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्यों वो संविधान में लिखे गए? जब हमें नेचर से ही प्राप्त हुए तो संविधान में लिखने की आवश्यकता पड़ गई थी। क्या अगर संविधान में नहीं लिखे जाते तो क्या ये अधिकार हमें मिले नहीं? और मिले हैं तो कब से मिले हैं? ठीक। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में मूल अधिकारों की चर्चा है। पहली बात ये यूएसए के संविधान से ले लिए हमने, ये भी बात हम बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर 7 मूल अधिकार लिए थे जब संविधान बना था, कुल मिलाकर 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में 6 मूल अधिकार रह गए, एक मूल अधिकार को हटा दिया गया है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, वो कौन सा है, संपत्ति खरीदने का अधिकार है, क्यों हटाया गया, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। हम ये बात कर रहे थे, देखो भाई सीधी बात करते हैं, पहले सीधे शब्दों में सीधी बात। मनुष्य जब पैदा होता है साहब, मनुष्य क्या होता है, स्वतंत्र पैदा होता है, ठीक है। मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है। जैसे मूल अधिकारों की परिभाषा यह है कि ये वे बुनियादी अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को, कौन से नागरिकों को, उस देश के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं जिन्हें
राज्य द्वारा, राज्य मतलब सरकार कहते हैं, राज्य का मतलब यहाँ पर सरकार से है, सरकार द्वारा या किसी संस्था द्वारा इनको छीना नहीं जा सकता। और इनका संरक्षक कौन है? इनका संरक्षक है हमारा सुप्रीम कोर्ट, भारत के संविधान में ज्यादातर न्यायालय इसके संरक्षक के रूप में दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है इनके बिना व्यक्ति का सम्मानजनक जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। अब सम्मानजनक जीवन क्या होता है? एक तो होता है जीवन जीना, आप पैदा हुए, आए, बढ़ते चले गए, उम्र बढ़ती चली गई, और एक जो है चले गए। चले कैसे गए? अब एक ट्राइबल भी जीता है, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे जीते हैं कि जिनको बहुत ही ऐसी स्थिति में जीते हैं कि ना तो खाना मिलता है, ना रोटी मिलती है, ना कपड़ा मिलता है, ना मकान मिलता है। तीन बेसिक चीजें हैं, किसी भी चीज की तीन बेसिक चीजें हैं, और तीन बेसिक चीजें हैं रोटी, कपड़ा, मकान। और जिसको ये मिल गया है रोटी, कपड़ा और मकान, वो समझ लीजिए उसका जीवन गरिमापूर्ण हो गया है। भारत सरकार द्वारा इसका ये फिर प्रयास किए जाते हैं कि भाई रोटी भी मिले, मतलब भोजन के प्रयास किए जाते हैं, कपड़ा भी मिले और मकान भी मिले। ये तीन चीजें बहुत आवश्यक है मनुष्य जीवन के लिए, ठीक है। यही वाली बात हम बात कर रहे हैं। तो सम्मान पूर्वक जीना ही मूल अधिकारों के लिए, जिनको मूल अधिकार मिले जाते हैं वो सम्मान पूर्वक जीते हैं, कहना ये है थोड़े शब्दों में। बात करते हैं क्या है ये, ठीक है। देखो एक बहुत अच्छी चीज मैंने आज आप लोगों के लिए लिखी है, उसको हम बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आ गई ये चीज, ये आ गया, ये टॉपिक आ गया, मानव अधिकार और मौलिक अधिकार। मानव अधिकार क्या है? मनुष्य जब पैदा होता है तो मनुष्य को जो अधिकार प्राप्त होते हैं या मनुष्य को जो अधिकार मिले हुए होते हैं उनको मानव अधिकार कहा जाता है। जैसे आप मनुष्य पैदा हुआ, हालांकि पैदा और जीव जंतु भी होते हैं, लेकिन इनमें सबसे समझदार प्राणी कौन सा है? मनुष्य। मनुष्य के साथ समस्या क्या है कि अपने अधिकारों की तो बात करता है, कि जीव जंतुओं के अधिकारों की बात नहीं करता, पेड़ पौधों के अधिकारों की बात नहीं करता, क्योंकि हम जो है एक सोशल है, हम एक प्राणी हैं जो क्या कहते हैं आगे बढ़ चुके हैं या बुद्धिमान प्राणी है। तो हमें ये भी सोच के चलना चाहिए कि साहब हमारे पेड़ पौधे भी जीवित रहें, हैं, हम उन्हें ना काटें या किसी किसी जीव को नुकसान ना पहुंचाएं, हिंसा ना करें, ठीक है। और ये सारी चीजें हम जो है बहुत ही सुचारू रूप से चलाएं, प्रकृति का जो नियम है उसे बना रहने दें। लेकिन हम बात करते हैं थोड़ा सेल्फिश होकर अपने अधिकारों के बारे में। तो हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो मिलते किसको हैं? ये मानव को ही मिलते हैं। मानव को कैसे मिलते हैं? कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब मानव पैदा हो गया, जो मानव पैदा हो गया, मानव को पैदा होने के नाते जो अधिकार मिले हैं उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जब मानव पैदा हुआ, स्वतंत्र पैदा हुआ, कहीं भी विचरण करने का अधिकार, विचरण का मतलब कहीं भी आने जाने का अधिकार, वो हमने कहाँ लिख रखा है? भारत के मूल अधिकारों की स्वतंत्रताओं में लिख रखा है 19 में, कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक। दूसरा अधिकार के साथ जब पैदा हुए थे तो प्रकृति ने जितनी चीजें थी उस पर सबका समान अधिकार था। समान अधिकार मतलब खाने का भी समान अधिकार था। ऐसा नहीं है कि ये पैसे वाला तो इसका अधिकार है ज्यादा, ये मेरा अधिकार कम है, तो सबके अधिकार हुआ करते थे। दूसरी बात हम बात करें क्या कहते हैं मानव अधिकारों में और बात करें तो एक तो विचरण करने का अधिकार बता दिया, एक इसका अधिकार बता दिया, और तीसरा जो है क्या कहते हैं खाना खाने का अधिकार है, ठीक। ये वो अधिकार हैं जो मानव होने के नाते हमें मिले हैं। तो अगर एक लाइन में हम समझें कि सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं हो सकते, लेकिन सभी मूल अधिकार मानव अधिकार है, मतलब ऐसे है, ऐसे समझ लो। ये वाली लाइन बिल्कुल ठीक है, सभी मूल अधिकार, इस लाइन को याद कर लेना। मूल अधिकार, मूल का अधिकार या मौलिक अधिकार मानव अधिकार है, ठीक है। ये जो मनुष्य को मानव अधिकार मिले थे, इसमें से अच्छी अच्छी बातें जिनको राज्य लागू कर सकता है वो हमने मौलिक अधिकारों में जोड़ ली। ये है असली बात। इसका मतलब कोई भी अधिकार किसी भी देश द्वारा नहीं दिया गया, जो मानव है, जो प्रकृति ने अधिकार दिए थे उनमें से वो अधिकार जिनकी आवश्यकता पड़ रही है धीरे धीरे उनको जोड़ भी रहे और उनको घटा भी रहे। मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि पहले कितने अधिकार थे? 7 थे, अब 6 कर दिए गए हैं भारत में, ठीक है। संपत्ति खरीदने का अधिकार हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया भाई संपत्ति खरीदने का अधिकार? क्योंकि कारण ये था
कि जब संपत्ति खरीदने का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया था तो किसी की संपत्ति से उसे वंचित नहीं किया जा सकता था। बड़े सारे मामले हुए थे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हुआ था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य हुआ था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं कर सकते तो इससे देश का विकास रुक जाएगा, विकास रुक जाएगा तो एक अधिकार के चक्कर में अन्य अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। जब अन्य अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो इसलिए 44वें संविधान संशोधन से आगे हम बात कर लेंगे, 44वें संविधान संशोधन 1978 से, और इस अधिकार को हटा दिया गया। अब कितने रह गए? कुल 6 अधिकार रह गए भारत में। तो इसका मतलब यह है कि समय और परिस्थिति, समझ गए नहीं, समय और परिस्थिति के अनुसार हम संशोधन कर सकते हैं। देखो भाई एक बात और कहना चाह रहा था थोड़ा सा बीच में, समय बड़ा बलवान होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमने एक बड़ी छोटी सी परिपाटी के बीच में जीने की कोशिश करते हैं। जैसे अब मेरा किसी झगड़ा हो जाए या तुम्हारा किसी झगड़ा हो जाए तो हम पूरी उसकी प्लानिंग बनाएंगे, हम सब उसके साथ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप उसको समय पे छोड़ दीजिए। समय कब किसके साइड में आ जाए और कब किसके विपरीत हो जाए तो पता नहीं चलता। ठीक है, तो मेरा मानना है कि समय दीजिए, समय देने के साथ साथ चीजें धीरे धीरे सुधर जाती हैं और शायद वो जो आप जिसको सबसे बड़ा दुश्मन चल रहा है समझ रहे हैं वही आपका सबसे बड़ा हितैषी या सबसे बड़ा दोस्त हो। तो याद रखना इस बात को। और एक चीज और याद रखिए कि मेरा कहना है कि त्याग ही आदमी को महान बनाता है। ठीक है, अगर त्याग नहीं करेंगे तो आप महान नहीं बनेंगे। तो इसलिए अब ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं सब कुछ त्याग कर दीजिए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार आप अगर उसको त्याग करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे तरक्की की चीजें चढ़ते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखते हैं इस बात को। चलो हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो समय का जरूर ध्यान रखें, समय बड़ा बलवान होता है और प्रकृति का नियम परिवर्तन होता है, सबको पता है। धीरे 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 जो चीजें आज के आपके फेवर में नहीं है कल आपके फेवर में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर किसी के साथ कोई झगड़ा भी होता है, ये होता है, उससे कहो कि बोले साहब हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहे, बाकी समय के अनुसार अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। और क्यों एनर्जी वेस्ट की किसी के साथ झगड़ा करके, क्यों सोचा? उसके अलावा बहुत सारी चीजें सोचने के लिए है, रिसर्च कीजिए, एक फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए। चलो आगे बात करते हैं। मौलिक अधिकार 6 थे, ये लिखे हमने, यहाँ लिख दिए, अभी आगे बात करेंगे। तो हमने आपको बताया कि वो अधिकार जो मानव को मानव होने के नाते मिले हैं उसको हम मानव अधिकार कहते हैं, और उनमें से कुछ अधिकार हमने मौलिक अधिकार के रूप में बना लिए जो कि राज्य या सरकार हमें दे सकती है। दोनों बातों को क्लियर समझ लीजिए। जन्म से ही मानव अधिकार प्राप्त हो गए, लेकिन उसके बाद जो राज्य से हमें मिले हैं वो मौलिक अधिकार कहे गए। ठीक, इस समय भारत के संविधान में 6 हैं। दूसरी लाइन पर आ जाए, ये देखो ये सार्वभौमिक है, यानी दुनिया के सभी देशों और संस्कृतियों में लागू होते हैं। इसका मतलब यूनिवर्सल है, इसका ऐसा नहीं है कि अमेरिका में अलग है भारत में अलग है। ठीक है, ये वो अधिकार है मानव अधिकार। अब दूसरी बात करें, देखो दोनों अंतर है। ये किसी देश के संविधान द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाते हैं, है इन्हीं का पार्ट, लेकिन जो आवश्यक है वो हमने रख लिए। दूसरा, ये अधिकार देश के कानून द्वारा संरक्षित होते हैं, सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। संशोधन भले ही कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती, समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि भाई देखो गरिमापूर्ण जीवन जीना या सम्मान पूर्वक जीवन जीना हर मनुष्य का हक है और हम मुझसे वो हक नहीं छीन सकते। जो चीज हमें प्रकृति ने दी है उसको कैसे छीन लोगे? इसलिए प्रकृति छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जहां जहां प्रकृति छेड़छाड़ होती है प्रलय आती है, उससे नीचे प्रकृति नहीं रुकती है। लोग कहते हैं कि साहब बादल फट गया, अब बादल जब फटा ना जब आपने छेड़छाड़ की उससे, आप अगर शांति से उसकी परिस्थिति को समझते, अपनी परिस्थिति को समझते, तो आपके साथ ये नहीं होता। तो सारी चीजें रहती हैं। केदारनाथ हुआ था, है तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी वजह से होता है, लेकिन अगर प्रकृति के नियमों में परिवर्तन करोगे या प्रकृति के ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति जब तुमसे छेड़छाड़ करेगी तो वो सहन नहीं कर पाओगे, है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पर। यहाँ देखो, यहाँ मैंने पहले बताया कौन कौन से। जीवन का अधिकार, ये रहा, ये मौलिक अधिकार मानव अधिकार है, भारत ने भी इसको लिख लिया है। इसमें नहीं लिखा है, आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता करके था, तो मानव अधिकार ले लिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, ये मानव अधिकार था, ये भी हमने ले लिया। देखो मुझसे मिलेंगे सेम टू सेम, तभी मैं बता रहा हूं सभी मूल अधिकार मानव अधिकार हैं। ठीक है,
क्योंकि मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स मानव अधिकार में से ही निकाले गए हैं। तीसरा आता है समानता का अधिकार, देख लो ये भी हमने ले लिया समानता का अधिकार, तो इसका मतलब सभी मूल अधिकार इसमें से निकालने हैं, और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी ले लिया है। धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई है हमें, ठीक है, क्योंकि देखो जब मनुष्य पैदा होता है तो उसको जो है क्या कहते हैं, धर्म को मानने की आज़ादी होती है, तो धार्मिक और अपना संस्कृति बचाने की आज़ादी होती है, तो वो हमने दे दिए गए। दूसरा हम देखें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार भी मिल गया है, पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा को जानने का अधिकार है, और सबसे लास्ट में संवैधानिक उपचार, ये बहुत बढ़िया है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इसको याद रख लेना, डॉक्टर साहब ने, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, इसको कहा है संविधान की आत्मा। है क्या ये? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार। जब वही वाली बात, उपचार कब होता है? जब बीमारी लग जाती है। अगर इन अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो देखो हमारे यहाँ तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? आप नीचे वाली कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन मूल अधिकार के मामले में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसीलिए इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। हालांकि बहुत से लोग, बहुत से विद्वान हैं, कई सारे विद्वान हैं, हम जब ये क्लास खत्म करेंगे ये सारी बात बताएंगे कि कौन किसने मूल अधिकारों के बारे में क्या बोला। बहुत से लोग तो पूरे मूल अधिकारों को भारत के संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको कहा। ठीक, समझ गए? तो फिर से समझ लें, सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं हो सकते, लेकिन सभी मूल अधिकार मानव अधिकार हैं। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आ जाओ इधर, मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या है? अभी मैं सारी बातें तो आप लोगों को बता चुका, धीरे धीरे और समझ में आ जाएंगी। देखो सबसे पहले संविधान द्वारा संरक्षित, अभी बात हुई थी, संविधान ही हमें देता है, क्या क्या देता है? यहाँ लिखा है सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकार। मतलब आपके अगर किसी भी मौलिक अधिकार, मैं जैसे उदाहरण के तौर पर मेरा घर है, मेरे घर के आगे साहब गेट है, मेरा आना जाना रोज है, सरकार कहती है कि नहीं तुम्हारे गेट पर हम जो दीवार लगा देंगे, तो क्या होगा? अब मेरी स्वतंत्रता बाधित होगी। अब मेरी स्वतंत्रता बाधित होगी तो मेरा जो मुझे मूल अधिकार किससे मिला है? भारत के संविधान से मिला है, आर्टिकल 19 में मिला है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता मिली है। अब मैं क्या करूंगा? सीधे कहाँ जाऊंगा? आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी चल रही थी हैवियस कॉर्पस के तहत। हैवियस कॉर्पस क्या है वो बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। ठीक है, तो क्लियर करके हम ये समझ लें कि अब अगर कोई कानूनी अधिकार, सामान्य कानूनी अधिकार हमारे मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करता है तो हमें उसकी संविधान द्वारा सुरक्षा और गारंटी दी गई है, अर्थात हमारे पास ऑप्शन है कि हम चले जाएं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, अन्य व्यक्तियों के लिए। अन्य कौन होगा इनमें? इनमें विदेशी। मूल अधिकारों में भी हमने 2 तरीके की बात की है, एक विदेशियों को प्राप्त और एक भारतीयों को प्राप्त। देखो सारे मूल अधिकार भारतीयों को तो होंगे ही, लेकिन उनमें से कुछ भारतीयों को भी होंगे, विदेशियों को भी होंगे, दोनों को होंगे। ठीक, जो केवल भारतीयों का उनके बारे में बात कर लेंगे, जो दोनों को प्राप्त है उनके बारे में बात कर लेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं, चाहे वो नागरिक हो, विदेशी हो, कानूनी व्यक्ति हो। आगे बात करें, परिषद ये कंपनियां स्थायी नहीं है, संसाधन की कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको दूसरी बात बताएंगे हम क्या है। कटौती कम कर सकती है। यहाँ पर ये परिषद एवं कंपनियां नहीं लिखना था, गलती है, यहाँ पर मूल अधिकार लिखना था। मूल अधिकार थोड़ी गड़बड़ है, गलत हो गया। ठीक, मूल अधिकार स्थायी नहीं है, एक बार परमानेंट नहीं हो गए, फिक्स नहीं हो गए। मूल अधिकार क्या है? अस्थायी है। अस्थायी का मतलब इनमें संशोधन किया जा सकता है, इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि किसी साधारण विधेयक के द्वारा। जब हम बात करेंगे तो हम 3 तरीके की बातें करेंगे, एक तो साधारण विधेयक के बारे में बात करेंगे, एक धन विधेयक के बारे में बात करेंगे, मनी बिल के बारे में, और एक हम करेंगे संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। अगर संविधान संशोधन विधेयक में आज, फिर उसमें ये भी बात करेंगे कौन कौन से विधेयकों को कैसे कैसे पास किया जाता है, कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये क्लियर याद रखना कि मूल अधिकार, ये क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये है, ये जरूर याद रखना कि इस अगर मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो संविधान संशोधन अधिनियम के तहत करना है, और ये आर्टिकल 368 में है, आर्टिकल 368 में है, ये याद रख लेना है। ठीक है, असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब ये न्यायालय में जा सकते हैं।
तो आर्टिकल 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन, और उसी के तहत ही मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो तीन तरीके की बातें करी हमने, एक तो हम नागरिकों को कौन से प्राप्त है, विदेशियों को कौन से प्राप्त है, उसके बारे में भी बात करेंगे। स्थायी नहीं है, इनमें कटौती हो सकती है, और याद रखना संविधान के संशोधन अधिनियम के तहत ही इनमें कटौती कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि आप साधारण विधेयक लें और उसको पास करें और मूल अधिकार के में संशोधन कर दें। ठीक, राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता का अधिकार है, मेरा मन कर रहा है जाने का, लेकिन वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे कि ये रास्ता बंद है, इससे ना जाकर दूसरी तरफ जाओ, या आज नहीं जा सकते, थोड़ी देर बाद चले जाना। तो ये प्रतिबंध लगा सकते हैं। जब मान लीजिए कोई हमला हो जाता है, कोई आपातकाल लग जाता है, तो उस परिस्थिति में ये जो है क्या कहते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। ठीक है, इसका निर्णय भी अदालत करती है। मैंने आपको बता दिया, जैसे मेरे घर के आगे सड़क बनाने लगे, या कोई मेरे घर के आगे दरवाजा खोल ले, या मेरी स्वतंत्रता को कोई बाधित करेगा, तो मैं फिर अदालत जाने की अनुमति रहती है। ठीक है, दूसरी चीज ये न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब ये है जब इनका उल्लंघन होता है, ये देखो मैंने ये बता दिया, तो व्यक्ति क्या हो सकता है, अदालत जाने की अनुमति होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि साहब व्यक्ति की स्थिति नहीं है जाने की, तो उसका पड़ोसी जा सकता है, उसका पड़ोसी नहीं जा सकता, उसका रिश्तेदार जा सकता है, कोई भी जा सकता है उसके लेकर। यहाँ पर आ गया, देखो वही वाली बात, मैंने ये याद रखो, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आर्टिकल अभी बताया था मैंने, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुनवाई कहां पर है, एससी में सुनवाई है। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ये क्लियर है, याद रखना। तो इसका मतलब मूल अधिकारों का संरक्षक भी हमारे यही हो गए, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। ये क्लियर याद होगी, ये मैं बता चुका हूं, फिर भी इसको एक बार आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मूल अधिकारों को देखो मूल अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ही इनको जोड़ा गया है भारत के संविधान में। खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इनका सस्पेंशन किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। और निलंबन किस किस परिस्थिति में किया जा सकता है, याद रखना, ये दो आर्टिकल ऐसे हैं, आर्टिकल 20 और 21 मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 20-21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 में। इसमें लगता है आर्टिकल 352 में, याद रखना है। 352 में राष्ट्रीय आपात लगता है। राष्ट्रीय आपात लगने के तीन कारण यही बता देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें नीचे है ही। ठीक, 2 और 1 3। एक तो युद्ध हो जाए किसी से, मतलब हम लड़ सकें, हम लड़ लें, या कोई दूसरा देश लड़ ले, या कोई बाह्य आक्रमण कर दे, बाह्य कौन सा, मतलब कोई देश हम पर आक्रमण कर दे, या सशस्त्र विद्रोह, कहां पर, भारत के अंदर, तब ये लगता है राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं हम, तो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी समाप्त कर दिया जाते हैं। अब आर्टिकल 20 में क्या है ऐसा और आर्टिकल 21 में क्या है ऐसा। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के संबंध में 2 सदी में संरक्षण, ये हम बात करेंगे जब आर्टिकल 20 पढ़ाएंगे। और आर्टिकल 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आपको जो है क्या कहते हैं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता दी जाती है, जीवन जीने का अधिकार किसी से नहीं छीन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकारों को उस स्थिति में स्थगित किया जा सकता है जब, देखो मैंने ये बोला ना, युद्ध विदेशी आक्रमण के आधार पर जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो आर्टिकल 19 भी उड़ जाता है उस दिन, सारे उड़ जाते हैं, सिर्फ 20-21 रह जाते हैं। 20-21 को तो समाप्ति नहीं किया जा सकता, लेकिन सशस्त्र विद्रोह तीसरे वाले पॉइंट पे 19 नहीं जाएगा, तीसरे वाले पॉइंट पे 19 नहीं जाएगा, मतलब आपको बोलने की, घूमने की, विचरण करने की स्वतंत्रता दे दी जाएगी, 19 नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले में 19 नहीं जाएगा। तो जब ये लगेगा क्या कहते हैं सशस्त्र विद्रोह, तो तीन आर्टिकल जो है कभी नहीं जाएंगे, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 लाइन से हैं, और आर्टिकल 21, 3 नहीं जाएंगे ये। ठीक, याद रखना इस बात को। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, देखो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैंने जिसके बारे में बात कर रहा था। सभी मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है, 6 के 6, लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो भारत के नागरिकों को के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो मैंने लिखवा दिया, केवल नागरिकों को प्राप्त, एक केवल विदेशियों को प्राप्त। इनको समझ लो, कानून के समक्ष समानता नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है,
एक सेकेंड, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, ये उल्टा हो गया। यहाँ पर विदेशी भी लिख लेना, विदेशी और नागरिकों को प्राप्त, दोनों को। और ये वाले जो हैं खाली नागरिकों को प्राप्त है, ये काट लेना, विदेशी को काट लेना, ठीक है, मैं काट देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 दोनों को मिलता है। अब कोई विदेशी आ गया, उससे कोई अपराध हो गया तो कानून के समक्ष उसे भी तो समान समझा जाएगा। अब हम लोग ऐसा थोड़ी है खाली भारतीय को समान समझेंगे, विदेशियों को समान नहीं समझेंगे, ठीक। आर्टिकल 20 मैंने बताया था अभी आप लोगों को, आर्टिकल 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि में संरक्षण। आर्टिकल 21 ये भी दोनों को प्राप्त है, भारतीयों को भी और विदेशियों का भी। ये थोड़ी है कोई आ गया तो उसका जीवन थोड़ी छीन लोगे, हैं, ये वाली बात आ गई। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21A है, ये भी उसको प्राप्त है, कोई विदेशी शिक्षा प्राप्त कर सकता है हमें, हमारे यहाँ भारतीयों को तो मिलेगा ही मिला। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंद में संरक्षण, ये आर्टिकल 22 भी इन्हें प्राप्त है। इसमें क्या क्या है मैं बता दूंगा, इसमें क्या क्या है मैं बता दूंगा जब हम इन आर्टिकल्स को एक एक करके पढ़ेंगे। और बलात् श्रम पर रोक, ये आर्टिकल 23, क्लियर याद रखना, ये विदेशियों को प्राप्त है और क्रम से ही है। आर्टिकल 14 को हटा दो, 20, 21, 21A, 20, 21, 22, 23 ये विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त है। सिर्फ नागरिकों को कौन से प्राप्त है, ये आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 है। धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी से, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकारी नौकरियों में किसको मिलेंगी, भारतीयों को मिलेंगी। लोक नियोजन में अफसर की समानता। आर्टिकल 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, ये इन्हें प्राप्त नहीं, विदेशियों को, हमें प्राप्त है। और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कौन होते हैं, माइनॉरिटी, और ये आर्टिकल किस में आता है, 29-30 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 29-30 में भाषा, लिपि, लिपि क्या होती है याद रखना, लिपि होती है लिखने का तरीका, ठीक है, लिपि क्या होती है, लिखने का तरीका, ठीक है, ये क्लियर याद रखने ना, मैं अभी बता दूंगा लिपि क्या है। आगे चलते हैं हम, ठीक, आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं नागरिक। अच्छा अभी रह गए हैं, ये भी कारखानों वाले हैं, ये भी विदेशी वाले होगा, ठीक है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ ये काट देना विदेशी वाला, और यहाँ पे विदेशी जोड़ लेना, नागरिक और विदेशी दोनों। नहीं नहीं ये सही है, ये सही लिखा हुआ भाई, ठीक है, इसको अंडो कर देते हैं, ये सही लिखा हुआ। तो ये वो अधिकार हैं जो दोनों को प्राप्त हैं, ठीक है, ये सही लिखा हुआ, ठीक। कारखानों में और बच्चों को जाने में बलात् श्रम पर रोक, आर्टिकल 24। धार्मिक कार्यों के, धार्मिक वाले जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 25 से 28 हैं। कौन कौन से उनके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक। ये भी कौन सा है, ये भी अल्पसंख्यक वाला, 29 से 30 के बीच में पड़ते हैं ये आर्टिकल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त है और कौन से विदेशियों को प्राप्त नहीं है, या भारतीयों को प्राप्त है, भारतीयों को दोनों प्राप्त है, ठीक। नेक्स्ट ये देखो, ये वाली बात करेंगे हम, भारत के जो आर्टिकल हैं संविधान में, मतलब ये जो है मूल अधिकार है, इनको एक बार याद कर लेना। आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, फिर उसके बाद हम बात करें कहाँ गया, 23, 24, अच्छा 25 से 28, हाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर उसके बाद 29 से 30 सांस्कृतिक का, और 32 से 35 तक है संवैधानिक उपचारों का, ठीक है। एक इसमें हाँ ठीक है, ये 25 से 28 हो गया, 29-30 ये अल्पसंख्यक वाला होगा, माइनॉरिटी वाला, माइनॉरिटी के लिए दिया जाता है। कुल मिलाकर ये अधिकार हम एक एक उठाएंगे और एक एक करके उठाएंगे। पहले कितने थे मैंने बता दिया, 7 थे, और लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 से एक हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को अब क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया है, हटा के, सॉरी, आर्टिकल 380 में कानूनी अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300A, ये याद रख लेना, 300A में जोड़ दिया गया, ठीक है। ये हमारी क्लास थी, जो हमारी संविधान की सीरीज चल रही है उसकी क्लास थी। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दें और तक इसको शेयर कर दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों